हाँ, तो आप भी अपने सपनों का राजकुमार ढूँढ रही हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी जैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप लोग इन बातों को समझते ही नहीं हैं कि हम जब भी विवाह के लिए जाते हैं या हमारे मन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूँढने की आकांक्षा होती है, तो हम उसमें अपने सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी तलाशते हैं। लेकिन इससे इतर जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो ज़मीनी हकीकत जिसे कहते हैं, वो एकदम अलग होती है। विवाह के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदारियों का बोझ मिलता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि विवाह एक बहुत ही ज़िम्मेदार कदम है। इसको बहुत ही सतर्कता व एक माइंडसेट हमें अपने अंदर क्रिएट करना चाहिए कि जब हम उस मैच्योरिटी लेवल के स्टेज में पहुंच जाएं, जब हमें लगे कि हम विवाह जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को समझने व उसको निभाने में सक्षम हैं, तभी विवाह करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले तो आपको चीज़ों की गंभीरता को समझना होगा कि विवाह क्या है। विवाह हमें जिम्मेदारी देता है। विवाह हमें राजकुमार या राजकुमारियाँ या कोई प्रिंस चार्मिंग हमें नहीं मिलने वाला है, और ना ही ऐसा कुछ कि हमें सब कुछ परोस कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप एक ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करने वाले हैं जहाँ पर आप एक वयस्क होने के बाद आप एक माता पिता होने जा रहे हैं, आप पति पत्नी बनने जा रहे हैं, आप अनेकानेक नए रिश्तों में बंधने जा रहे हैं। लेकिन आपको शुरू में देखने में सब कुछ बहुत अच्छा सा लगता है कि बस एक बार विवाह हो जाए तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएं। जो सामाजिक ताने मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ वो ख़त्म हो जाएं, परिवार का रोज़ का टॉर्चर ख़त्म हो जाए, और एक बार विवाह हो जाए तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी, जो ज़मीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वह इससे इतर होती है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल उलट। जो कि आप देखने में अक्षम होते हैं क्योंकि आपके पास वह दूरदृष्टि नहीं है जिस दूरदृष्टि से आपको विवाह को देखना चाहिए। क्योंकि आप तमाम तरह के नए रिश्तों में बंधने जा रहे हैं। आप एक पति पत्नी के बाद आप एक माता पिता बनेंगे। आपके साथ तमाम नए रिश्ते जुड़ रहे हैं। आपको उन रिश्तों को निभाना है, और आपको बस एक लगता है कि यह एक तरह का एन्जॉयमेंट है, जो हम शादी करेंगे और बहुत प्यार से रहेंगे, और जैसे ही आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आता है वह प्यार जैसे नदारद हो जाता है, सब कुछ ख़त्म। पुरुष सिर्फ कमाने पर फोकस देता है और स्त्रियां घर को व्यवस्थित करने में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच स्त्री जो तमाम रिश्तों को निभाते हुए, उन रिश्तों में दबते हुए, अपनी आकांक्षाओं को मारते हुए सिर्फ उसे एक त्याग का जीवन जीना पड़ता है, और यही हाल पुरुष का भी है। वह पूरी व्यवस्थाओं की चैन खींचते खींचते अकेले थक सा जाता है, लेकिन इस व्यथा के ऊपर भी ध्यान किसी का नहीं जाता कि आखिर वो कितना कमाए,
और कितनी नई नई चीज़ें खरीद के लाए, सबकी आकांक्षाओं को पूरा करते रहे और सबकी इच्छाओं को फुलफ़िल करता रहे। उसके बाद उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं। अगर स्त्री सही मिल गई तो उसे वह मान सम्मान प्यार मिलेगा। वह ऑफिस से घर आता है, एक व्यक्ति बैग पकड़ने वाला और उसके पास आके जूते निकालने वाला, सब कुछ उसे हाथ में देने वाला। अगर इस तरह की नारी या स्त्री उसे मिल जाए तो सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक। लेकिन इन सभी के बीच स्त्री सबके लिए त्याग करते हुए, अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं, अपनी समस्त इच्छाओं को त्यागते हुए, जो स्त्री एक नई नवेली दुल्हन बनकर उस घर में उतरी थी, और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि सिर्फ दिन रात काम ही करना है और घर के ही काम, कोई नाम नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई सैलरी नहीं। उसके बाद भी सब कुछ करते हुए और अंत में यह सुनने के लिए कि आखिर तुम घर में रहती हो, दिन भर करती ही क्या हो। और जब उसे ये सब कुछ सुनने को मिलता है समस्त त्याग के बाद, तो मानिए कि उसका दिल टूट सा जाता है। और अब इस वियोग में उसे लगता है कि अब स्त्री को समझने वाला कोई नहीं है। और पुरुष दूसरी तरफ, जो कि दिन रात सिर्फ पूरी फैमिली के लिए कमा रहा है और मुश्किल से एक दिन की छुट्टी, और उसे भी समझने वाला कोई नहीं। इस तरह से दोनों अलग थलग से हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि इन सभी जिम्मेदारियों के बीच दोनों लोग पिसते चले जा रहे हैं, लेकिन उन दोनों को समझने वाला कोई नहीं। तो इन सभी समस्याओं का हल एक ही है कि यदि आप अपने कार्यों को आधा आधा बांट लें, समन्वय, सामंजस्य व त्याग की भावना के साथ एक दूसरे को समझते हुए यदि आप पारिवारिक इकाई को आगे बढ़ाते हैं और अपने परिवार को सुगमता से एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ रन करने में सक्षम होते हैं, तो वह परिवार एक सफल परिवार की श्रेणी में आता है। लेकिन यदि इन्हीं सब चीज़ों से आप दबते चले जाते हैं, निराश हताश होकर बहुत परेशान रहते हैं और आपको लगने लगता है कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो यह धीरे धीरे एक विकराल समस्या के रूप में प्रकट होती है। और उसके बाद न केवल आपके रिश्तों का विघटन, लेकिन पारिवारिक विघटन भी शुरू हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, सामंजस्य व समन्वय रखते हुए आपसी तालमेल बिठाकर परिवार को चलाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पर 4-5 लोग या 8-10 लोग रहेंगे वहाँ पर झगड़े नहीं होंगे। झगड़े होना लाज़मी है, क्योंकि हमारे अंदर वैचारिक मतभेद तो रहेंगे ही, और हम सभी लोग एक दूसरे से हर बात पर सहमत हो जाएं, यह भी संभव नहीं है। तो इसके लिए कभी कभी आप दूसरों की सुन लीजिए और उनकी बातें मान लीजिए, कभी लोग आपको समझ लें और आपकी बात मान लें। इस तरह से पारिवारिक सामंजस्य रखते हुए तालमेल बिठाकर हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। और यदि हर छोटी छोटी बात पर हम वाद विवाद करेंगे तो उस परिवार का विघटन स्वाभाविक है, उसके पतन को कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा और हमें बचपन से ही इस बात के लिए प्रिपेयर किया जाना चाहिए कि आगे जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं। अब हमें अपने बाल्यावस्था से निकलकर एक परिपक्व अवस्था में जाना है, जहां पर हमें जो जिम्मेदारियां हमारे माता पिता ने उठाई हैं वह जिम्मेदारियां अब हमें उठानी हैं। तो इस समझदारी के साथ जब आप अपने शिशु का लालन पालन करेंगे, तब वह शिशु, वह बालक एक परिपक्व बालक
बनकर आगे आएगा और वह अपनी पत्नी के दुख सुख को समझने में सक्षम हो सकेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।